बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ऑनलाइन क्लासेस को सही तरीके से ले रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस, और अपने नोट्स साथ साथ तैयार कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बर्क पाशीदगी के मुतालिक जो है वो फैराडे ने क्या लॉ पेश किए हैं वो हमने देखना है। इसमें देखेंगे, इसने दो लॉ पेश किए हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ को देखेंगे, फैराडे सेकंड लॉ को देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है कि बर्क पाशीदगी के अमल के दौरान, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान, किसी इलेक्ट्रोलाइट से खारिज होने वाले जो आयंस की कमियत है, मास है, वो इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरने वाली बिजली यानी चार्ज के बराह रास्त मुतनासिब होता है। अब सिंपल अल्फाज में देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल हो रहा होता है तो जो चीज़ हमें हासिल होती है उसका जो मास है और उसके अंदर से गुजरने वाली जो चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप इसको कह लें q है, ठीक है ना। अब आपको बताया जी कि q किसकी इक्वल होता है? I इंटू टी के। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के, q की जगह हम क्या लगा देंगे? IT। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। यहाँ पर I से मुराद करंट है और T से मुराद टाइम है। यानी जितना करंट ज़्यादा होगा उतना मास ज़्यादा जमा होगा, और जितना टाइम ज़्यादा के लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल करेंगे उतना ही इसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। यानी ये मास जो है ये करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आया है वो आपके पास z आया। क्या कांस्टेंट है? z। अब z देख लेते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि I से मुराद करंट है और इसका यूनिट एम्पेयर होता है, T से मुराद टाइम है सेकंड में, और z एक कांस्टेंट है। और इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE या बरकी कीमियाई मुआदिल भी कहते हैं। इसकी वैल्यू का इन्हिसार इस शय की नोयत पर होता है, ठीक है ना। तो जिस किस्म का आप जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जिस दांत के ऊपर कर रहे हैं, जिस कौन सा सॉल्यूशन है, उस हिसाब से फिर इसकी वैल्यू जो है वो होती है। तो ये तो फर्स्ट लॉ था जिसमें हम m इज इक्वल टू जेड आई टी भी लिख सकते हैं और w इज इक्वल टू जेड आई टी भी लिख सकते हैं। जो खारिज शुदा चीज़ है उसका वजन जो है वो w इज इक्वल टू जेड आई टी के इक्वल होता है। अब सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है हमें कि अगर दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट में से करंट की यकसा मिकदार, यानी दो इलेक्ट्रोलाइट हैं अलग अलग, तो उनके अंदर से हम करंट जो गुजारे हैं, करंट की मिकदार क्या है? सेम है और टाइम भी सेम है, यानी I भी वही है, T भी वही है, लेकिन दोनों का Z चेंज है। आपको पता है कि M किसकी इक्वल होता है? M इक्वल टू जेड आई टी के है। अब दो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का करंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, लेकिन दोनों का Z क्या है? चेंज है। तो जब दोनों का Z चेंज हो जाएगा तो दोनों के ऊपर जो चीज़ हमें हासिल होगी, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल के दौरान जो चीज़ हमें हासिल होगी, कैथोड पर जो चीज़ जमा होती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो जो कैथोड पर जमा होने वाली धात है उसकी जो मास है वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट और टाइम तो सेम हो गया, अब Z चेंज होगा तो मास भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि Z का मास का क्या फार्मूला है? M इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। I और T सेम रहा, Z चेंज होने से मास भी क्या होता जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन की सूरत में हम लिख लेंगे मास ऑफ A डिपॉजिट ये इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ A, यानी Z जिसको हम कहते हैं मास ऑफ B इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ B। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, यूट्यूब में कमेंट कर दें नीचे वीडियो के नीचे, और अपनी अटेंडेंस उधर ही आपने लगा देनी है, ठीक है। नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहें, नोट्स बहुत लाजमी है, और उसकी पिक्चर मुझे जो है वो सेंड करते रहें, ठीक है। शुक्रिया।